विद्यार्थियों, वैदिक भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के पश्चात आज हम वैदिकोत्तर भारतीय संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वैदिकोत्तर भारतीय संस्कृति का कैसा स्वरूप था। ऋग्वेदोत्तर काल। आर्यों की जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। सप्त सिंधु से फैलते फैलते ये लोग पूर्व में काशी, प्रयाग और बिहार तक फैल गए। दक्षिण में विंध्याचल के पार जा पहुंचे। उस काल में पुरोहित और ब्राह्मण नेता अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में भाग लेते गए और उत्साह से आगे बढ़ते गए। साथ ही राजा और राजवंश भी अपने राज्यों का विस्तार करने लगे। उसी समय अनेक पीढ़ियों पूर्व से कौशल अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और इस समय दशरथ के पुत्र राम के जीवन की घटनाएं घट रही थी। कब घट रही थी? ऋग्वैदिक काल के पश्चात, यानी कि वैदिक संस्कृति के बाद वैदिक उत्तर संस्कृति के समय। दूसरा बिंदु है वेद एवं वैदिक साहित्य कि उत्तर वैदिक काल में वेदों की ऋचाओं का जो स्पष्ट रूप में उनका डिवाइजेशन हो गया था, वर्गीकरण हो गया था। देव स्तुति प्रधान मंत्र ऋग्वेद के नाम से, संगीत भावना प्रधान मंत्र सामवेद के नाम से और लौकिक विषय प्रधान मंत्र अथर्ववेद के नाम से विख्यात हो गए। इस समय वेद एक श्रुति शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे और उन्हें पूजनीय माना जाता था। लोग वेदों में श्रद्धा रखते थे। वैदिक उत्तर साहित्य भी इस समय रचा जाने लगा। वेदों के संकलन के बाद उसके व्याख्यान के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए जिनमें यज्ञों की विधि और का विशेष रूप से वर्णन किया है। उस समय की संस्कृति का बोध होता है कि ईश्वर तथा जीवन के क्षेत्र में उपनिषद और आरण्यक भी इसी काल की विशिष्ट रचना है। यानी कि वैदिकोत्तर संस्कृति का जैसे जैसे विकास होता गया उसी समय राम का जन्म होना, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि जो ग्रंथ थे इनकी रचनाएं भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी और ये भी भारतीय संस्कृति के निर्देशक ग्रंथ प्रमुख रूप से माने गए हैं। तीसरा बिंदु है वर्ण व्यवस्था कि भारतीय वैदिक समाज में धीरे धीरे 4 वर्णों का विकास होने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वह था जो समाज में अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था। क्षत्रिय था वो समाज की रक्षा करने का कार्य करता था। व्यापार का कार्य करने वाले को वैश्य कहा जाने लगा और सेवा कर्म करने वाले को शूद्र। व्यक्तियों का जो वर्ण निर्धारण था वो उनके कर्मों से होता था, जन्म से नहीं। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि उस समय ये जो वर्ण थे वो कर्म के अनुसार विभाजित किए गए थे, ना कि जन्म के अनुसार। किंतु आज इन वर्णों का जो स्वरूप है वो विकृत हो चुका है। आज इनको जन्म से मान लिया गया है। किंतु उत्तर वैदिक काल के आते आते लोग वास्तविक बात को भूलते गए और वर्णों का निर्धारण परंपरागत हो गया, जिससे वर्ण व्यवस्था जन्म से माने जाने लगी। तीसरा बिंदु है आश्रम धर्म कि धीरे धीरे आर्य विचारकों ने मानव जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सुंदर कल्पना को मनोवैज्ञानिक कल्पना थी जो मनोवैज्ञानिक थी। उन्होंने आयु का सामान्य परिमाण 100 वर्ष माना और उसको 25-25 ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि हर एक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष का समय निर्धारण कर दिया और इस प्रकार से उस समय आश्रम धर्म का जो था उसका विकास हुआ। समाज में स्त्रियों का स्थान कैसा था उस समय? तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां पुरुष के अधीन रहती थी। उन्हें अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की पूरी सुविधा थी। समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। उनका विवाह युवावस्था में किया जाता था। पति के चुनाव में उनकी इच्छा का भी आदर किया जाता था और पर्दा प्रथा लेकिन नहीं थी। पर्वों पर विशेष रूप में श्रृंगार करती थी और अनेक संसाधन और आभूषणों को धारण करती थी। सदाचार का पालन करती थी। उस समय बहुपत्नी प्रथा थी पर मर्यादा का बहुत ध्यान रखा जाता था। यद्यपि स्त्री की समाज में प्रशंसनीय स्थिति, तथापि मनुष्य पुत्री की कामना ज्यादा करते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवाओं को पुनर्विवाह करने का भी अधिकार दिया जाता था। उस समय तक सती प्रथा का प्रचलन नहीं हो पाया था। यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यों में पत्नी पति के साथ अनिवार्य रूप से सम्मिलित होती थी। तो ये वैदिक उत्तर भारत में स्त्रियों की इस तरह की स्थिति थी। अगला बिंदु है रामायण तथा
महाभारत। उत्तर वैदिक काल की दो प्रमुख घटनाएं थी, एक रामायण और दूसरी महाभारत। रामायण में रघुकुल में उत्पन्न राजा दशरथ के पुत्र राम के जीवन की कथा है। उनके राम के जन्म, वनवास, सीता हरण, लंका विजय, सीता का परित्याग जैसी घटनाओं का उल्लेख है, जिनमें कि भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से दर्शन या प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। रामायण में सत्य, पिता की आज्ञा का पालन, कर्तव्य निष्ठा, भातृ प्रेम, पारिवारिक मर्यादा, जिन तत्वों का समावेश है भारतीय संस्कृति के, वो आज मूल तत्व कहे जाते हैं। वहीं महाभारत में कौरव तथा पांडवों की कथा का विस्तार से वर्णन है और ये ग्रंथ वास्तव में दैवी तथा आसुरी संस्कृति के संघर्ष का ग्रंथ है। इस समय भारत के महान राजनीतिज्ञ श्री कृष्ण के भारत निर्माण का प्रयत्न भी लक्षित होता है। श्री कृष्ण का एक लक्ष्य था धर्म राज्य की स्थापना। कौरव पक्ष का संहार करवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को भारत के राज्य की बागडोर सौंपकर अपने प्रयास में पूर्ण सफल हुए। महाभारत कालीन संस्कृति का विश्लेषण करते हुए समालोचकों ने उसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए कि ये तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि रामायण काल में जिस संस्कृति की प्रतिष्ठा राम के आदर्शों के रूप में की गई थी, महाभारत काल में निश्चय ही उसका ह्रास होता चला गया। धूत कीड़ा, स्त्री का अपमान, भाई भाई का विद्वेष आदि सभी घटनाएं संस्कृति विरोधी तत्व उभरकर उस समय आ गए। फिर भी रामायण तथा महाभारत हमारी संस्कृति के मूलभूत ग्रंथ माने गए हैं और इन्होंने भारतीय संस्कृति के उन्नयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं उपनिषद और सूत्र कि महाभारत के युद्ध के बाद समाज के चिंतन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और उस समय ऋषि, मुनि, विद्वान सभी लोग बाह्य आडंबरों को अपना संबंध त्याग कर जीवन के आंतरिक तत्वों की ओर प्रवृत्त होने लगे। विचार के क्षेत्र में सृष्टि, आत्मा, ब्रह्म, जीवन, धर्म ऐसे जो विचार थे वो प्रमुख हो उठते हैं और दार्शनिक प्रवृत्ति का उस समय अभ्युदय हुआ। इस काल में आते आते ऋग्वेद के देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। साथ ही यज्ञ, हवन आदि बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर जनमानस गहन अध्यात्म चिंतन में लगता प्रतीत होता है। वेदों के प्रति उस समय पूजा का भाव उदित होता है और वेदों को सनातन वाङ्मय के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनका विशेष रीति से अध्ययन अध्यापन करने के लिए वेदांगों की सृष्टि होती है, जिनमें निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि शिक्षा कल्प ये वेदांग साहित्य इसकी रचना होती है। समाज का स्वरूप पहले की अपेक्षा ज्यादा कठोर हो जाता है। वर्ण व्यवस्था के जो बंधन है वो कड़े हो जाते हैं और उसका परिवर्तन जाति संगठन के रूप में प्रतीत होने लगता है। आर्य कुल के लोग पहले आर्यतर कुलों से विवाह संबंध कर सकते थे, पर अब यह व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगले यदि हम किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे तो वो है साहित्य का विहंगम अवलोकन कि आर्यों के जीवन, आत्मा और मन की कथा, उनकी अंतर्दृष्टि का अंतस्तम अनुभूतियों जिस साहित्य में सन्निहित है उसे वैदिक साहित्य कहा जाता है और इस साहित्य का मूल ऋग्वेद और अन्य 3 संहिताएं हैं जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानी जाती हैं। तो इन समस्त वैदिक साहित्य की जो भाषा थी उस समय वो संस्कृत से भिन्न वैदिक भाषा ही है। इस साहित्य के प्रकट होने वाले वेदांग दर्शन तथा पुराण हैं और उनकी भाषा लौकिक संस्कृति है। वैदिक साहित्य में 4 संहिताएं, संहिताओं की व्याख्या, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ब्रह्म विद्या संबंधी उपनिषद साहित्य समाविष्ट है। इसके बाद वेदांग साहित्य आता है जिसमें अभी मैंने बताया कि शिक्षा कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त सम्मिलित है। और इसके बाद विधिवत आख्यान, उपाख्यान, पुराण साहित्य, उनके पश्चात रामायण, महाभारत, छंद, दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग्य, मीमांसा, वेदांत दर्शन आदि साहित्य का विकास हुआ। इनके पश्चात महाकाव्य, नाटक तथा कथा साहित्य आता है और ये समस्त साहित्य भारतीय संस्कृति के विकास की पूर्णता की चरम सीमा की ओर ले जाता है। यह समस्त वैदिक और लौकिक साहित्य भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति के व्यापक स्वरूप पर अनेकों दृष्टियों से प्रकाश डालता है। यहाँ तक विद्यार्थियों हमने वैदिकोत्तर जो संस्कृति है
उसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की और उस काल में कौन कौन से ग्रंथ किस प्रकार से रचे गए और उनका विषय क्या था, इस विषय में भी हमने एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त की है। निश्चित तौर पर आप इनसे लाभान्वित होंगे। अगले वीडियो में हम आर्य संस्कृति की वर्तमान भारत को क्या देन है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।